कंपोनेंट थे और तीन कंपोनेंट सबसे पहले कौन सा था? अलाउंस, परक्विजिट्स और रिटायरमेंट बेनिफिट। अलाउंस खत्म कर देंगे आज, क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करेंगे। अलाउंसेस के अंदर क्या होता है? कैश में होता है, काइंड में होता है? कैश में होता है। और अलाउंस की कई कैटेगरीज थी बेटे, जैसे कि सबसे पहली ऑफिशियल, उसका रूल भी क्या था? रिसीव्ड और स्पेंड विच एवर इज लेस इज एग्जेम्प्ट। फिर उसके बाद था पर्सनल, उस पे क्या रूल था? रिसीव्ड और स्पेंड विच एवर इज, आई एम सॉरी, रिसीव्ड और लिमिट स्पेसिफाइड विच एवर इज लो। फिर हमने कहा था एंटरटेनमेंट अलाउंस, या तो गवर्नमेंट को मिलता था या तो नॉन गवर्नमेंट को मिलता था, दोनों के ग्रॉस सैलरी में तो ऐड हो जाता था। लेकिन डिडक्शन किसको मिलती थी? सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को। तीन लिमिट होती थी, जो सबसे कम होता था उसकी डिडक्शन मिल जाती थी। सबसे पहली एक्चुअल रिसीव, दूसरी 20% ऑफ सैलरी, तीसरी 5,000, यानी कि 5,000 के ऊपर डिडक्शन तो आपको नहीं मिलेगी। ओके, अब आप मुझे बताइए, अब आप मुझे बताइए और कोई अलाउंस करा था हमने? नहीं बच्चों, एंटरटेनमेंट अलाउंस हो गया जी। आइए, एक ही अलाउंस जो बड़ा बचा हुआ है थोड़ा सा, और उसके बाद जो छोटी बात होगी बेटे मिसलेनियस बात है, दैट इज एचआर। एचआर दिख रहा है ना बच्चों को? दिख रहा है? सर जी, एचआर की फुल फॉर्म क्या होती है? ओ, और ये कौन से सेक्शन में बेटे? 1013 ए। कहने का मतलब ये होगा भाई, एक होता है एम्प्लॉयर और एक होता है एम्प्लॉय, और इनमें से कौन एग्जेम्पशन लेना चाहता है? एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय? ऑब्वियसली एम्प्लॉय। एम्प्लॉय चाहता है कि हे भगवान मेरे को एचआरए की एग्जेम्पशन मिल जाए। बेटे ऐसे नहीं मिलेगी एग्जेम्पशन। एग्जेम्पशन क्लेम करने के लिए कुछ कंडीशंस है। कंडीशंस टू क्लेम एग्जेम्पशन, जिसके अंदर सबसे पहली कंडीशन है बच्चे, सबसे पहली कंडीशन है दैट यू शुड रिसीव एचआरए। भाई पहले रिसीव तो कर ले। एक बात बताओ, अगर एक कंपनी आपको एचआरए के नाम से पैसा दे ही नहीं रही, तो आप एग्जेम्पशन क्लेम कर लोगे? सबसे पहला लॉजिक तो ये होता है ना, यू शुड बी रिसीविंग एचआरए। ठीक है जी। तो बेसिकली सबसे पहली चीज तो ये है दैट एम्प्लॉयर शुड बी गिविंग एचआरए टू द एम्प्लॉय। और दूसरी बात, यू शुड रिसीव एचआरए। एंड दूसरी बात, एम्प्लॉय शैल पे रेंट, यानी कि वो अपने घर में ना रह रहा हो, वो किराए पे रह रहा हो, तभी तो रेंट दिखा पाएगा कि मैं पे कर रहा हूं। मेरा आपसे सवाल, मैं जब बच्चे एयरटेल के अंदर, तो लास्ट कंपनी वाज, जो मैं जॉब कर रहा था, दैट वाज भारती एयरटेल। और भारती एयरटेल लिमिटेड का वो जो ऑफिस है ना, उसमें लगभग 4,000 एम्प्लॉइज हैं। 4,000। और आपको पता है 4,000 में कितने सारे तो बहुत बड़े बड़े लेवल पे भी नौकरी कर रहे होंगे, करोड़ की सैलरी होगी, 2 करोड़ की होगी, समझ रहे? तो आपको क्या लग रहा है, क्या सबको एचआरए मिल रहा होगा? तो क्या जब आपकी कंपनी में इंटरव्यू होगा तो पूछा जाएगा कि आप किराए पे रहते तो हम आपको एचआरए देते हैं, अगर आप किराए पे नहीं रहते तो हम एचआरए नहीं देते? कैसे होता होगा? हर किसी की सैलरी स्लिप है ना, तो सबसे इंटरव्यू में पूछा जाता होगा, आर यू स्टेइंग विद योर फैमिली और एट रेंट? एंड इफ यू आर स्टेइंग एट रेंट, तो मैं आपको एचआरए दे देता हूँ। अब इफ यू आर नॉट स्टेइंग एट रेंट, तो फिर एचआरए का फिर ऐसा होता होगा, या सबको एचआरए मिल जाता? रिसीव, आंसर इज कंपनी सबको देगा। तो हर एम्प्लॉय एचआरए रिसीव कर, पर क्या रिसीव करने से
आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी। आपको क्या दिखाना पड़ेगा? और बेटे रिकॉर्ड है एयरटेल के 4,000 के 4,000 एम्प्लॉय किराए पे रह रहे थे। मैं भी। और जागृति मैम जो है वो तो अभी भी किराए पे रहेगी। उनको अपनी कंपनी से जो सैलरी मिलती है उसमें उनको एचआरए मिलता है। पर क्या वो एचआरए की एग्जामिशन क्लेम कर जस्ट बाय रिसीविंग एचआरए आप एग्जामिशन ले सकते हो? नहीं, आपको दिखाना पड़ता है जब तो किराए पे रहेगी। तो आपको मैं बताता हूँ, जब मैं ज्वाइन करा था ऑफिस के, मैं ऐसे थोड़ा ना बोलूंगा सर ऐसे क्यों, तो मैंने अपने बॉस को बोला सर मुझे एचआरए मिल रहा है पर मैं तो अपने घर पे रह रहा हूँ। तो उस उन्होंने कहा कि इधर तेरे को फ्लोर पे जितने भी लोग दिख रहे हैं ना वो सारे अपने घर में रह रहे हैं, लेकिन सारे के सारे क्या दिखा रहे हैं? दैट दे आर पेइंग। क्यों क्यों दिखा रहे हैं सर? एग्जामिशन चाहिए। समझ लो। रही बात फॉर्मेट की, रेंट एग्रीमेंट, आपको क्या लग रहा है सरकार देखने जा रही है? ये तो जागृति मैम जो है वो रेंट दिखाती है कि मेरे फादर प्रॉपर्टी के ओनर है, तो वो दिखाती है कि वो रेंट में। लेकिन अब आपसे पूरी बात करूं, क्या इससे जागृति मैम को डिडक्शन एग्जेम्पशन मिल जाएगी? मिल जाएगी। मान लो 35,000 रुपए दिखा रही महीने का, तो साल का कितना हो गया? 35,000 इंटू 12, 420। क्या ये 420 मेरे फादर के हैंड्स में? हाउस प्रॉपर्टी इनकम, यू आर गेटिंग रेंट ऑफ द प्रॉपर्टी। तो क्या उनके हैंड्स में टैक्सेबल नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। 5 लाख से नीचे पेंशन भी आती है वो, समझ रहे हो? एफडी भी है हमारे। तो बेसिकली नहीं, 5 मतलब वो तो अब 1 to 1 थोड़ा ना लगाएगा 5 का, मतलब समझ गया ना, मतलब और भी इनकम है तो आप मुझे बताइए क्या मेरे फादर के हैंड्स में टैक्स लग गया और वाइफ का तो बच गया? ऐसा आपकी जनरेशन सोचते हैं। ठीक है, सो बेसिकली ऐसा लोग करते हैं और सरकार अब इतनी तेज हो चुकी है क्योंकि जब एज एन एम्प्लॉय आप दिखा रहे हो कि ये वाला लैंडलॉर्ड है, उसका ये वाला पैन नंबर है, उसको आप ये किराया दे रहे हो, तो आज के टाइम पे ऑटोमेटिकली मेरे फादर की रिटर्न में हाउस प्रॉपर्टी इनकम भरी हुई आ रही है। पहले नहीं आती थी। पहले 1 to 1 रिलेशन गवर्नमेंट के सॉफ्टवेयर उतने सही नहीं थे, तो अब मैंने उस चीज को थोड़ा चेंज करा, क्योंकि अल्टीमेटली वो तो यही रहा ना, यहाँ से टैक्स बच रहा है फिर वहां चला जाएगा। समझ रहे हो? तो क्या करा, वो छोड़ो उसको, मतलब समझ रहे हो? लेकिन यस, आज के टाइम पे आपको मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, लोग जो एचआरए ले रहे हैं, ठीक है, सो दे फाइंड आउट समबडी जिसका स्लैब, जैसे आपने बोला कि पहले 5 लाख, तो मैंने उस इंसान को ढूंढा जिसके मैं 5 लाख को यूज कर सकूं। समझ रहे हो? वरना गवर्नमेंट ने क्या कर दिया बेटे, सारी डिटेल ले ली और काउंटर दूसरे को बोला बेहतरीन हाउस प्रॉपर्टी, और वो खुद नहीं भर रहा। जब वो अपनी रिटर्न सबमिट कर रहे हैं, जब भर रहे हैं अपनी डिटेल, तो भरा हुआ आ रहा है, ऑटो पॉपुलेटेड कॉलम बन चुका है। मुद्दे की बात ये नहीं है, मुद्दे की बात ये है कि सर अभी मार्केट में क्या चल रहा है भाई, ये मैक्सिमम लोग एचआरए रिसीव कर, रिसीव कर कोई दिक्कत नहीं है। आप किराए पे रहो ना रहो, आपको एचआरए मिले, कोई दिक्कत वाली बात। और हर कोई क्या दिखा रहा है कि हम किस पे ले रहे हैं? If you satisfy both the condition, you are eligible for the exemption. मुद्दे की बात जो है, what is the amount of exemption? तो आइए जरा exemption लिखते हैं बच्चे। Lease of the following will be exempt. Limit number A, limit number B, limit number C. इन तीन से जो सबसे कम होगा वो आपका क्या हो जाएगा बच्चे? exempt. First is actual HRA receipt. ओ भाई जो मिला है उससे ऊपर थोड़ा ना चले जाओगे। दूसरा, रेंट पेड
-10% ऑफ सैलरी। सर ये आप क्या लिख रहे हो, लिख लो बेटे एक बार, आप समझाऊंगा सारी बात। क्योंकि आप ये कह रहे हो कि आप रेंट पे कर रहे हो, सो हाउ मच इज द रेंट पेड, -10% ऑफ सैलरी, विच मीन्स आपकी जो भी सैलरी है उसका 10%। मान लो तुम्हारी सैलरी 1 लाख है, उसका 10% क्या होगा, 10,000। मैं महीने की बात कर रहा हूँ, 1 लाख महीने की सैलरी, उसका 10% क्या होगा, 10,000। यू आर पेइंग 15,000 रेंट, 15,000, तो 10,000 से कितना ऊपर है वो ये लिमिट बनी ना 5,000। तो जल्दबाजी नहीं है, फिर से बोल देता हूँ, तुम्हारा जो भी 10% ऑफ सैलरी निकला उससे ऊपर जितना भी रेंट है वो ये लिमिट बन रही है। व्हाट इज दिस, रेंट पेड इन एक्सेस ऑफ 10% ऑफ द सैलरी, 10% से ऊपर है ना बच्ची। सपोज करो 10% ऑफ द सैलरी इज 6 lakhs, फाइनल आंसर है 10% है 6 लाख, एंड यू आर पेइंग 8 lakhs, तो लिमिट कितनी बन गई रे, 2 लाख बन गई। बात कॉम्प्लिकेट कॉम्प्लिकेट नहीं बोलूंगा, इंटरेस्टिंग होती जाएगी बात। सर जी सैलरी का क्या मतलब है, सैलरी का मतलब क्या है सर जी, सैलरी का मतलब है बेसिक प्लस डीए, वो भी फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। सर ये क्या होता है, छोड़ो ना बेटे एक बार लिखो अभी। तो बेसिक प्लस डीए प्लस कमीशन बेस्ड ऑन फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्न। सर ये सब क्या होता है सर, लिख लीजिए बेटे। And when I talk about limit number C, 50% or 40% of salary। सर ये क्या लिखते जा रहे हो, लिख लो बेटे, सब समझ आ रहा है। बेसिक सैलरी है। हाँ बेसिक का मतलब बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी को भी बेसिक पे बोल दिया जाता है, जनरली बेसिक सैलरी होता है। फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर, based on fixed percentage of turnover। ऑफ टर्नओवर। एक एग्जांपल के थ्रू समझ, एक एम्प्लॉयर है और एम्प्लॉई है, और बेसिक सैलरी है बच्चे 50,000 पर मंथ बेसिक, डीए 20,000 पर मंथ, डीए 20,000 पर मंथ, कमीशन 10,000 per month, and HRA 25,000 per month। अगर मैं आपसे जनरली पूछूं, क्या आप बता सकते हैं भाई महीने का कितना कमा लेता है, कंपनी इसको कितना दे देगी, इस नाम से दे रही है ना, अलग अलग नाम से, बेसिक ले ले, डीए ले ले, कमीशन ले ले, सर कितना आ रहे बच्चे, 1,05,000। जी 1,05,000। आगे सुनिए, डीए के यहाँ पे ना सिर्फ ऐसे 40% लिख लो, पेपर में 40 हो सकता है, 80 हो सकता है, 60 हो सकता है, मतलब कि 40% फॉर्म्स पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। ये क्या होता है मैं डिस्कस करूंगा, डियरनेस अलाउंस इस नाम से मिल रहा होता है, 40% ना वो मैं बताऊंगा, पूरी वर्किंग करेंगे, पूरी सैलरी निकालेंगे इसकी। और भाई ने रेंट कितना पे करा है,
रेंट पेड 20,000 पर मंथ, और क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूट सैलरी ऑफ एम्प्लॉय। मैं सिर्फ एचआरए की बात नहीं कर रहा, वो ये कह रहा है भाई पूरे साल की सैलरी बता दो भाई। अच्छा जी, बड़े ध्यान से देखिएगा बेटे, अब हमने प्रैक्टिस ही करनी है ज्यादातर। तो आप मुझे बताइए, इस एम्प्लॉय की जब मैं सैलरी निकालूंगा, सिर्फ एचआरए की बात करूंगा या पूरी कंप्लीट हर चीज की बात करूंगा? सारी बातें करूंगा भाई। और आप मुझे बताइए, मैं एनुअली निकाल रहा हूँ, तो मैं एनुअली मल्टीप्लाइड बाय 12 भी करता जाऊंगा, ध्यान से देखिएगा। आप मुझे बताइए भाई को बेसिक सैलरी कितनी मिल रही है? ओके, तो 50,000 इंटू 12, 6 लाख मैंने 12। क्या आप मुझे बेसिक सैलरी का ट्रीटमेंट बता सकते हैं? टैक्सेबल होती है भाई, टैक्सेबल होती है बेसिक सैलरी। नेक्स्ट इज डीए। डीए सर ये 40% लिखा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कितना डीए मिल रहा है आपको टोटल? 20,000 है ना, बस 40% को नहीं देखना है आपने अभी। 20,000 इंटू 12, दैट इज 2,40,000। तो जिसको बंद ही कर देना उस पूरे से। ओके, और क्या मिल रहा है बच्चे? कमीशन कितना मिल रहा है जी? 1,00,000। अच्छा जी, अब मैं, अच्छा, कहने से these are fully taxable all the things, है ना? कोई ने कोई बात ही नहीं करी इस पे अभी तक, तो सारा टैक्सेबल है। मुद्दे की बात ये है बेटे, सर आ जाओ जरा एचआरए पे। और अगर मैं आपको बोलूं एचआरए में रिसीव्ड कितना है, यू आर गेटिंग एचआरए ऑफ 25,000 इंटू 12, दैट इज। बट अब मुद्दे की बात तो यही है ना कि एग्जाम्प्ट कितना होगा, है ना जी? तो मैं वैसे मैं नीचे वर्किंग नोट भी बना सकता हूँ, अभी हम प्रेजेंटेशन फोकस नहीं कर रहे, अभी हम कॉन्सेप्ट यही लिख पा रहा हूँ बस। बट अब एक वर्किंग नोट, एचआरए वर्किंग नोट नीचे बना सकते हो, पूरी वर्किंग चाहे, ठीक है? लेस एग्जाम्प्ट। अब मुद्दे की बात ये है, एग्जाम्पशन निकालने के लिए कितनी लिमिट है? 3। सबसे पहली लिमिट बताइए। तो एक्चुअली है, एक्चुअल कितनी होगी बेटे? 3,00,000। व्हाट इज लिमिट नंबर बी? रेंट पेड, हाउ मच रेंट पेड? 20,000 पर मंथ है। 2,40,000 समझ आ रहा है आपको? माइनस 10% ऑफ सैलरी। व्हाट इज सैलरी? साल की सैलरी एक तो 6,00,000 हो गई, प्लस सैलरी के अंदर क्या क्या लूंगा? बेसिक लूंगा, डीए लूंगा, क्या पूरा डीए लूंगा या फॉर्मिंग पार्ट लूंगा? और ये फॉर्मिंग पार्ट क्या होता है बेटे? कुछ नहीं होता, बस उस कैलकुलेशन के लिए इतने परसेंट डीए यूज करना होता है बस, ठीक है? सो आई विल टेक द एंटायर डीए और 40%। 40% आप मुझे बताइए, टोटल डीए 2,40,000 है, उसका 40% बताइए आप। कितना है बच्चे? 96,000। ओके, मुद्दे की बात ये हुआ भाई, कमीशन लूंगा क्या? नहीं लूंगा या लूंगा? क्योंकि इसमें सैलरी का मतलब क्या था? बेसिक प्लस डीए प्लस कमीशन। लेकिन ये कमीशन कौन सी थी? वो नहीं है, मंथली वाली कमीशन है, फर्क है उसमें। तो मैं नहीं लूंगा, यानी कि मेरा 10% मुझे इसी का ही निकालना है बस। अच्छा जी, है नहीं, है ही नहीं वो कमीशन तो है ही नहीं। तीसरी अभी निकालते, सेकंड का आंसर क्या है? 6,96,000, 69,600 आ रहा होगा, 69,600, और 240 में से माइनस करो, 1,74,000, 1,70,000। ओके, तो अब आप मुझे बताइए, लिमिट नंबर बी क्लियर है बच्चे? अच्छा, अब मैंने एक चीज आपको बताई कि सर ये 50% और या फिर 40% किस चीज का? सैलरी का। वही मतलब है जी, मुद्दे की बात ये है 50 होगा कि 40 होगा। एक बात बताओ, कौन सी जगहों पे किराया
अच्छा एक बात बताओ, ज्यादा होता होगा किराया, जैसे तुम मेट्रो सिटीज में, तो एग्जेम्पशन वहां पे मिलनी चाहिए जहां पे किराया कम है, उधर मिलनी चाहिए। ये बात बताओ, गवर्नमेंट वांट टू गिव यू एग्जेम्पशन, इफ यू पे मोर तो हमको ज्यादा दे दूंगा एग्जेम्पशन, अगर आप कम पे करते हो तो कम मिल जाएगी। तो बेसिकली जो 50% है ना, ये 4 सिटीज में, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता। अगर आपकी एकोमोडेशन, अगर आप जो किराया है वो इन स्टेटों में दे रहे हो, तो भैया कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कितने परसेंट लग जाएगा जी? 50%। और इसके अलावा अगर होगा तो मेरा आपसे सवाल, आप नौकरी करते हो दिल्ली में और घर है आपका नोएडा में, नोएडा में किराए पे रहते हो आप, तीसरी लिमिट 40 लगेगी, 50 लगेगी, 40 लगेगी भैया, आपकी एकोमोडेशन कहाँ है ये मैटर करता है। और एकोमोडेशन आपकी अगर कहाँ हो गई, नोएडा यूपी के अंदर, या फिर अगर हरियाणा के अंदर हो गई, या और कोई स्टेट में होगी जो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता में नहीं आ रहा, तो भाई साहब 40% है। मेरा आपसे सवाल क्या, यहाँ पे हमने कुछ लिखा भी था, मान लो ये बंदा कहाँ रह रहा है, दिल्ली में रह रहा है, तो ये देखना पड़ता, मान लो बच्चे दिल्ली में रह रहे हैं, मेरा आपसे सवाल, कितना परसेंट लगाओगे रे इस चीज का? 6,96,000। ओके, तो कितना आ जाएगा बेटे? 3,48,000। अब आप मुझे बता दीजिए, तीनों में से सबसे कम कौन सा है? 240। तो लिमिट की हो 170, सो योर एग्जेम्पशन इज 170,400, एंड हाउ मच विल बी टैक्सेबल? 2,29,600। आपको समझ आया क्या चल रहा है बेटे? इसका मतलब तुम्हारी ग्रॉस सैलरी कितनी आ जाएगी? 6 लाख प्लस 240 प्लस 120 प्लस वो सारा करोगे तो कितनी? अच्छा, सॉरी, 129। 10,89,000। ओके, क्या यही आंसर होगा, डिडक्शन मिलेगी? मुरली जी, लेस, वो जो डिडक्शन देते थे बेटे अंडर सेक्शन 16 में देते थे ना, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 की, और तो कोई कहानी अगर मैंने नहीं डाली हुई, तो 50,000 माइनस करोगे और फाइनली आपकी इनकम अंडर दी हेड सैलरी आ जाएगी 10,39,600। तो ये सब समझ आया? यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ा रहा हूँ बात को, खत्म नहीं हुआ एचआर। आप देख रहे हो कि एग्जेम्पशन निकालने के लिए आपको एचआर कितना रिसीव हो रहा चाहिए होता है, रेंट पेड चाहिए होता है, सैलरी 50-40। क्या ये पूरे साल में ऐसा नहीं हो सकता कोई चेंज हो गया तो आपने तो सीधा 12 से मल्टीप्लाई कर दिया और जिंदगी चला दी? अगर आपका 6 महीने बाद अप्रेजल हो गया तो आपकी सैलरी बदलनी जाएगी। अगर आपने दिल्ली से यूपी में शिफ्ट कर लिया तो 50 की जगह 40 नहीं हो जाएगा। और अगर आपको जो एचआरए मिल रहा था 25,000 रुपए, कितना मिल रहा था आपको एचआरए? 25,000। अगर आपको 8 महीने बाद वो 30,000 मिलने लग गया तो चेंजेस तो ये जो वेरिएबल में हो सकता है ना। तो आइए, इस अभी हमने जो पहला एग्जांपल करा उसमें कोई भी चीज चेंज नहीं हुई, ठीक है? अब मैं वो चीज चेंज कर रहा हूँ, एक और एग्जांपल बना दूं।
और फिर आप सॉल्व करना, फिर देखेंगे बच्चे क्या करा। जैसे मान लो 1/4 23 और 31 मार्च 24। तो HR रिसीट कितना हो रहा था आपको, 25,000 पर मंथ, है ना। लोकेशन क्या ले लेता हूं, दिल्ली। ओके। और आप रेंट कितना पे कर रहे थे, 20,000। और सैलरी भी मुझे देनी पड़ेगी आपको। और मैं आपको ज्यादा कॉम्प्लिकेशन में डाल रहा हूँ, मैं सैलरी निकाल के दे रहा हूँ, ठीक है। सैलरी है 50,000। ये वो रेलिवेंट सैलरी ही है, बेसिक प्लस डे कमीशन में निकाल के देगी। अब हुआ क्या बच्चे कि 1 अक्टूबर 23 को आपको जो HRA मिलता था वो बढ़ के कितना हो गया, 30,000। पहले कितना मिलता था बच्चे, 25,000। और सर 30,000 हो गया सर। अच्छा सर लोकेशन सेम बेटे सेम। सर जी हम रेंट कितना पे कर रहे हैं, सेम बेटे सेम। और तुम्हारी सैलरी भी क्या है, सेम है सर। अब मुझे बताइए कुछ ना कुछ तो चेंज हो गया नहीं हो गया। और सिर्फ इतना नहीं, AC बंद कर देगा, चेकिंग हो गया ज्यादा नहीं। कर दूं बंद देख। अब आप मुझे बताइए एक चीज और चेंज हो गई बेटे। 1 जनवरी 24 को आपको HRA तो 30,000 मिल रहा था, पर अब आपने जगह बदल ली, UP कर दिया बेटे। पहले आप दिल्ली में थे, अब आप UP में। रेंट कितना पे कर रहे हो, हालांकि जगह बदली है, रेंट बदलता है, पर मैं उसको सेम रख रहा हूँ, इतना भी मॉड्यूलेशन क्या करें। और सैलरी भी क्या रख रहा हूँ, 50। क्या आप लिमिट नंबर A, लिमिट नंबर B, लिमिट नंबर C निकाल पाएंगे, आइए देखते हैं। लिमिट नंबर A क्या होता है, एक्चुअल। तो क्या करूं, 25,000 कितने महीने मिली, ओ। और 30,000 कितने महीने मिली, 6 मंथ्स। तो निकल गई ना पहली लिमिट, कितना आ जाएगा। मेरे 1.5 लाख 330। अच्छा जी, क्योंकि ये वाला तो चेंज समझ आ गई ना, लिमिट नंबर है। लिमिट नंबर B, रेंट पेड -10% ऑफ सैलरी। तो क्या आप मुझे रेंट पेड बता सकते हैं। सर वो तो वैसे सेम ही गया ना पूरा। तो मैं सीधा 240 लिख दूं, -10% ऑफ सैलरी। और अच्छी बात ये है, चांस की बात निकली, सैलरी भी सेम ही आ गई अभी। तो कितना हो गया, 50,000 पर मंथ है तो 6 लाख हो गया ना। तो 60,000 कितना आ जाएगा, 1,80,000। और फिर बेटे आप दिल्ली में कितने टाइम तक रहे, 9 महीने। और फिर उसके बाद 3 महीने इधर। और अच्छी बात ये रही कि सैलरी में कोई चेंज नहीं आया, नहीं तो वो ब्रेक हो जाता, नहीं तो और समझ रहे हो। तो कितना आ जाएगा बच्चे, 50% ऑफ सैलरी। तो 50,000 इंटू 9, 4,50,000। प्लस UP में चले गए तो क्या हो गया, 40%। 50,000 इंटू 3 दैट इज 1.5। अब मुझे बताइए क्या आंसर है। सर दोबारा बता दो, नहीं आया। देख जब भी मैं उस लिमिट को सिर्फ ब्रेक कर रहा हूं ना, अगर चेंज हो गया, जैसे लिमिट नंबर A बता, समझ आई पहले लिमिट नंबर A, HRA रिसीव्ड हाँ होते
तो देखो 25,000 कब तक मिलता रहा, ठीक है, 6 महीने के लिए मिला। और उससे आगे 30,000 मिलता रहा। ठीक है। ठीक है, लिमिट नंबर बी क्या है, रेंट पेड। अब तू मुझे बता कि मैंने रेंट पेड चेंज करा पूरे साल, नहीं। नहीं करा। और अच्छी बात ये थी कि 10% ऑफ सैलरी, सैलरी भी चेंज नहीं हुई तो बड़ा आसान हो गया काम, क्योंकि सैलरी की तो 50,000 है तेरी। हाँ ठीक है। ठीक है, ओके, थर्ड। समझ गया, समझ गया, समझ गया। ठीक है, थर्ड कितना है बच्चे, 285,000। 80। अब आप मुझे बताइए इन तीनों में से एग्जेम्प्ट कितना होगा, टैक्सेबल कितना होगा, रिसीव कितना होगा, रिसीव लिमिट नंबर ए में लिखा हुआ 3,30,000, एग्जेम्प्ट कितना होगा 1,80, टैक्सेबल कितना होगा, यहाँ तक क्लियर, गलत है। ऐसे नहीं होता भाई। हमेशा हमें लग तो रहा होता हम सही रास्ते जा रहे हैं, तो सभी रास्ते सही नहीं। ऐसे नहीं होगा बेटे, आपने जो भी चेंजेस आ रहे हैं आप उसी लिमिट में करते जा रहे हो। मनी मना बोलो सर हम क्या कर रहे थे, आप ही कर रहे थे, लेकिन मैं इसलिए कर रहा था ताकि आपको ध्यान रहे, जैसे ही किसी भी चीज में चेंज आएगा आपका टाइम पीरियड ब्रेक हो जाएगा। आप ऐसे नहीं करते कि लिमिट नंबर एक हुई 12 की निकालोगे। सर ये क्या बोल रहे हो आप, मैं आपको ये बोल रहा हूँ आपकी जिंदगी 23-24 में चल रही थी, क्या कोई भी चेंज आया 23-24 में अभी तक, कोई चेंज नहीं आया, लेकिन जैसे ही इधर चेंज आया आपको पहले वो 6 महीने का निकालना पड़ेगा। उसके बाद आपकी जिंदगी फिर स्टेबल चल रही थी, और फिर अगला चेंज कब आया, 1 जनवरी, कुछ भी चेंज आया हो, कितने महीने सेम रही बात, और उसके बाद फिर दोबारा। सर क्या इससे आंसर फर्क हो जाएगा, हो जाएगा बेटे, मैं ये नहीं कह रहा हर बार होगा, लेकिन कुछ ना कुछ दिमाग लगा के मॉड्यूलेट हो सकता है। तो आपको सिंगल गो में ही लिमिट नंबर है 12 महीने के लिए निकालनी, अब आपको अपनी वर्किंग दोबारा करनी पड़ेगी ए बी एंड सी, समझ रहे हो। और अब की बार ये जो लिमिट नंबर ए है और बी और सी है, पहले 6 महीने की निकालोगे आप। आइए दोबारा फटाफट करते हैं। 25,000 इंटू 6 था ना, कितना आ जाएगा बच्चे, 1,50,000। फिर लिमिट नंबर बी क्या है बच्चे, रेंट पेड 20,000 इंटू 6 होगा ना, 1,20,000 माइनस 10% ऑफ सैलरी, सैलरी 50,000, 6 लाख नहीं 3 लाख सुनना ना, है ना, 1,20,000 नहीं, 6 मंथ्स लगेगा, है ना? तो कितना आया बच्चे, 90,000। और तीसरा क्या लूंगा, वो अभी दिल्ली में है, तो 50% ऑफ 3 लाख, दैट इज 1,50,000, विच मीन्स आपको रिसीव कितना हुआ टोटल 1,50,000, एग्जेम्प्ट कितना होगा 90,000, टैक्सेबल कितना होगा जी 60। rather than calculating directly for the entire 12 months, आपको जब जब कोई भी वेरिएबल में चेंज हो रहा है उस पीरियड को आपको ब्रेक करना पड़ेगा। पहला वाला क्लियर है बच्चों, सेकंड और थर्ड ऐसे ही निकालिए ना प्लीज। आगे के 3 महीना HR 30,000, नंबर 90,000। सर मतलब जो हमने ऊपर निकाला वो पूरा मतलब गलत है, वैसे नहीं करना। पूरा गलत। लिमिट नंबर बी रिसीव ई एग्जेम्प्ट पी टैक्सेबल, लिमिट नंबर बी क्या है, रेंट पेड कितना चल रहा है, 20,000,
-10% ऑफ सैलरी, सैलरी तो सेम ही थी, 1,50,000 ले लूंगा 3 महीने की, 15,45,000। दिस इज, अभी भी हम दिल्ली में 50% ऑफ 1,50,000, दैट इज 75,000। अच्छा जी, तो अब आप मुझे बताइए टैक्सेबल कितना होगा? रिसीव 90 है, 45,000, रिसीव 90, एग्जाम 45,000, टैक्सेबल 45। ओके, थर्ड वाले में क्या होगा बच्चे? ओ, रिसीव 30,000 into 3, that is 90,000, और रेंट पेड, रेंट पेड कितना चल रहा है? 20,000 माइनस 10% ऑफ 1.5 lakhs, दोबारा वही रह गया 45,000। और ये क्या हो जाएगा? सी लिमिट क्या हो जाएगी बच्चे? 40% ऑफ 1.5 lakhs, दैट इज 60,000। बट ले दे के रिसीव्ड कितना आया? 90,000। एग्जाम कितना होगा? 45,000। टैक्सेबल कितना होगा? 45। तो एच आर ए जो टैक्सेबल हुआ वो टोटल आ गया बेटा 60,000 प्लस 45, 1.5 लाख रुपए आपका टैक्सेबल हो गया। ऊपर क्या आया था हमारा? 180 एग्जाम था ना? अभी भी एग्जामेशन कितना है? 180 आया, अभी उतना ही है, लेकिन ऐसा मत सोचना कि सेम ही आएगा। अगर मैं मॉड्यूलेट करके कुछ कॉम्प्लिकेशंस डाल दूं ना, वेरिएशंस कर दूं, तो वैल्यू हिला दूंगा, समझ रहे हो? तो आपको पेपर में क्या कर देगा बेटे कि जैसी कोई भी वेरिएबल में चेंज आएगा, आपको वो पीरियड को ब्रेक करना पड़ेगा। कहिए साहब, ऑल क्लियर टिल हियर? ओके, सर अगर ऐसा है, हाँ जी, क्लियर है बच्चों यहाँ तक? नहीं है ना? तो सर एच आर ए क्या सारा डन हो गया? हाँ बेटे, एच आर ए आपका सारा का सारा डन है, लेकिन आइए, आई मीन और आगे कुछ बात करें के बाद मैं एक क्वेश्चन देखूँ। गिरीश चौधरी सर की बुक है किसी के पास? एक मिनट सर, वो गलत वाला दिखाना जरा। मिल गया मुझे लेने देना। हाँ, नहीं वो एक अस्सी, आई थिंक वो था उस टैक्सेबल था या कुछ, मतलब वो फर्क। सेम आया नहीं आया आंसर? वहां पर सर 150 आना चाहिए ना, 180 क्यों आया? वहां पे रिसीव्ड 330 था ना कुछ? हाँ, फिर और अभी फिर लिख के देखो 180 ना। लेस करेंगे ना उसमें से। आई, वेरिएशन, 150 आना चाहिए ना सर वहां पे। वेरिएशन करके बदल जाएगा आंसर, उसकी चिंता मत करो। आई, अगली हेडिंग लिखिएगा बेटा, एक बार खत्म करते हैं पहले डेटा, फिर प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा, एग्जेम्प्ट अलाउंसेस। अगर मैं आपको समराइज करूं, भाई साहब ऑफिशियल अलाउंस डन कर दिए थे मैंने, वो 6 अलाउंस थे। पर्सनल में नाम लिखवा दूंगा आज आपको,
HRA हो गया आपका, एंटरटेनमेंट अलाउंस हो गया, फिर कौन सा था हमारा, एग्जेम्प्ट भी है, अदर भी है, और एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम वाला। तो आइए 10 मिनट में पहले खत्म करेंगे बेटे। तो हेडिंग डाल लीजिएगा सिर्फ एग्जेम्प्ट अलाउंसेस, एग्जेम्प्ट अलाउंसेस। इनके कोई सेक्शन वगैरह भी हैं क्या, सब सेक्शन वगैरह? नहीं मतलब वो याद करना पॉसिबल नहीं है, मतलब उसके अंदर अलग अलग सेक्शन है, एक दो सेक्शन है तो वो होती है। ठीक है, एग्जाम्प्ट अलाउंस सबसे पहला लिखिएगा एग्जाम्प्ट अलाउंस में। और मैं आप बच्चों से पूछूंगा अभी, पहला पॉइंट पढ़ना बच्चों कहीं पढ़ा हुआ है क्या? रेजिडेंशियल याद करो, जहाँ पे डी टर्म था, जहाँ पे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय था जो सिटीजन ऑफ इंडिया जो बाहर गया था, उसको बोला गया था भाई नाराज मत हो, ये डीम्ड अप्रूव्ड तो है पर सारे के सारे अलाउंसेस क्या हो जाएंगे तेरे, एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। और उससे मैंने आपको बोला था अलाउंस क्या होता है, तब आपको समझ नहीं आया था, लेकिन अब आपको समझ आ रहा है कि अब वो बंदा अगर बाहर नौकरी कर रहा है तो उसको जो भी अलाउंसेस दिए जा रहे हैं सारे के सारे क्या हो जाएंगे, एग्जेम्प्ट। तो एज इट इज लिख, मैं बोल देता हूँ, अलाउंस टू, allowances allowances citizen of India to citizen of India, comma, who is a government employee, who is a government employee and rendered and rendered services outside India, rendered services outside India। और इसका सेक्शन याद रखिएगा बच्चे, 10 सबसेक्शन 7। सो दीज अलाउंसेस आर exempt। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट अलाउंसेस टू हाई कोर्ट जजेस। हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनको जो भी अलाउंसेस दिए जा रहे हैं वो exempt है। क्यों है, हमें नहीं लेना देना कोई बेटे, अपने को पता होना चाहिए कि हाई कोर्ट जजेस के अलाउंसेस जो है सारे के सारे exempt। नेक्स्ट, वैसे पहले फोर्थ लिखवाऊंगा आपको, allowances received by employee of यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ। यूएनओ के एम्प्लॉइज को अगर कोई भी अलाउंस मिलता है, नहीं देख रहा हूं, नहीं, अगर यूएनओ के एम्प्लॉइज को कोई भी अलाउंस मिलता है तो वो एग्जेम्प्ट है। चलिए थर्ड लिख लिया बच्चों ने, लास्ट पॉइंट बेटा, सैंक्चुअरी अलाउंस, याद हमने ये करा था, मतलब एक बार दूसरे एंगल से बोल रहा था, सैंक्चुअरी अलाउंस गिवन टू हाई कोर्ट जज एंड सुप्रीम कोर्ट। वैसे तो जब हाई कोर्ट के सारे अलाउंस एग्जाम कर दिए तो ऊपर आ तो गया वो, बट फिर भी वो दोबारा लिख दिया। बट इसके अंदर क्या है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए सिर्फ कौन सा अलाउंस एग्जाम हुआ है, सैंक्चुअरी अलाउंस। और सैंक्चुअरी अलाउंस का दूसरा नाम क्या था, एंटरटेनमेंट अलाउंस। तो लिख लेंगे एक बार, सैंक्चुअरी अलाउंस गिवन टू हाई कोर्ट जजेस एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस। ये पूरा टोटल एग्जाम करा था, और जो हमने वहां पे पढ़ा था एंटरटेनमेंट में, वो कुछ लोगों की वो तो ये सब क्लियर है, ओके। अब क्या लिख लिया ना बच्चों ने, फिर जी अब क्या रह गया सर, एक अलाउंस और रह गया बेटे, और फिर अदर अलाउंस में सारे आ जाएंगे। आइए अगला अलाउंस लेंगे, अगली हेडिंग डालिएगा। हाँ, अलाउंसेस गिवन टू एम्प्लॉय वर्किंग इन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। सर व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसपोर्ट सिस्टम? बेटे हो सकता है वो डीएमआरसी की बात कर रहा हो सकता है वो आईआरसीटीसी की बात कर रहा हो सकता है वो ट्रक ड्राइवर्स की बात कर रहा हो सकता है वो बसेस चलाने वालों की बात कर रहा हो सकता है वो एरोप्लेन एयर इंडिया टाइप्स बात कर रहा हो। तो सर मुद्दे की बात क्या है, मुद्दे की बात ये है, आप एक बात बताइए, जो जैसे ट्रक ड्राइवर्स होते हैं उनको
एक ही दिन में घर वापस चले जाते हैं वो अपने। जैसे मान लो वो दिल्ली का ट्रक ड्राइवर है, उसको बोले कि भाई तेरे को ना मुंबई जाना है, और ये ट्रक में जो भी सारा सामान है वो रख में, और फिर वापस आना। तो उसको बोल रहे कि सुबह सुबह निकल जा, और 10-12 घंटे में पहुंचेगी, सामान उतारियो, तो 12 घंटे चलेंगे वापस आए, सेम डे पर। ऐसा पॉसिबल है कि नो एंट्री होती है, ट्रक धीरे चलता है, महाराष्ट्र तक जाएगा। तो आप मुझे बताइए काफी दिन लग जाएंगे, नहीं लग जाएंगे? कितने दिन अप्रोक्सीमेट? 4-5 दिन लग जाएंगे। तो उसके रहने का क्या होगा बच्चे? रहेगा वहां पे वो रास्ते में, या रात दिन ट्रक चलाता रहेगा? चाहे सो रहा है, कह रहा है कोई बात नहीं, धीरे धीरे चल रही है ट्रक, हाँ? या तो मतलब कहीं पे रहेगा, जनरली क्या रहेगा, ट्रक में ही रहते हैं, ठीक है। और खाने पीने का ढाबे में खाएंगे और पिएंगे, ढाबे में जहाँ पे मैं पानी और उसकी बात कर रहा हूँ, आप लोग ना नदी, अलग ही सोच है बेटे आप। हाँ, क्या है लिक्विड? लिक्विड मार्ट, ये क्या है? अच्छा, लिकर मार्ट, ओके, सब पता है आपको। तो जैसे अगर आप मान लो ट्रक ड्राइवर हो, ठीक है, तो मैं निकला गड्डी लेके, ठीक है, तो आपको क्या लग रहा है उसका जो खर्चा है, वो खर्चा कंपनी उठाती होगी ट्रक ड्राइवर का, या वो खुद उठाता है? नहीं उठाएगी भाई। बोले सर 5 दिन जाऊंगा, ठीक है, खाने पीने का खर्चा तो आप ही दोगे ना, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो एम्प्लॉयर है वो अपने एम्प्लॉय को एक अलाउंस दे रहा है। इस अलाउंस का नाम नहीं है, वो ये है कि भाई तू 4-5 दिन तक जा रहा है तो कुछ पैसा तो ले ले। और बस इंपॉर्टेंट बात ये क्या है, ये जो एम्प्लॉय है ये कौन से उसमें काम करता है बच्चे? ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अच्छा जी। और मान लो कि इसको कितना मिल रहा है बच्चे? 15,000 पर मंथ इसको ये अलाउंस। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं इस एम्प्लॉय के लिए ये भाई ने रिसीव कितना कर लिया? 15,000, तो साल का कितना हो गया? अब बात ये है कि सर जी कुछ एग्जेम्पशन है क्या इसके लिए? आंसर इज यस। सबसे पहले आपने ये निकाला जैसे रिसीव, क्योंकि इतनी सारी बात तो तभी होगी ना जब इसके पीछे कोई एग्जेम्पशन होगी। और एग्जेम्पशन यो है भाई, दो लिमिट है। एक लिमिट है 10,000 पर मंथ, ओहो काफी अच्छी लिमिट है भाई, यानी कि 10,000 पर मंथ का मतलब समझते हो कितना आ गया? 20। और दूसरी लिमिट है बच्चे 70% ऑफ सच अलाउंस। मतलब जो भी आपको अलाउंस मिला है उसका 70%। कितना आ रहा है वो? 1.5 लाख का 70% कितना आएगा बच्चे? एक, आई एम सॉरी, हाँ, एक एक 80 का 70%, 1 लाख। अब आप मुझे बता दो कि भाई के लिए एग्जेम्प्ट कौन सा होगा? 1,20,000, क्योंकि इन दोनों में से जो सबसे कम है वही तो एग्जेम्प्ट होगा। और आप मुझे बता दीजिए टैक्सेबल कितना हो जाएगा? भाई मेरा कितना? 1,80। एग्जेम्प्ट कितना हो रहा है बेटे? 1,20, तो टैक्सेबल तो 60,000 ही होगा जी। सर एक बार हाँ जूम आउट कर दो प्लीज ये वाला एक बार। हाँ जी बच्चे। सर थोड़ा सा ऊपर करके जूम आउट कर दो ये वाला पेज। ठीक है, थैंक यू सर। बस एक बार ध्यान रखिएगा इसमें, this exemption can be claimed if employee is not getting डेली अलाउंस, क्योंकि डेली अलाउंस मैंने आपको कराया था ऑफिशियल अलाउंस में,
ठीक है ना, पता लगा वहां पे भी एग्जामिशन ले रहा है, रिसीव्ड और स्पेंड, तो भाई या तो यहाँ पे ले लेगा एग्जामिशन या वहां पे ले लेगा। तो डेली अलाउंस अगर उसको नहीं मिल रहा तो वो ये एग्जामिशन क्लेम कर लेगा, और अगर मिल रहा है तो फिर उसको ये एग्जामिशन ये वाली नहीं मिलेगी, क्योंकि डेली अलाउंस का नेचर यही था ना बच्चे, डे टू डे आपके खर्चे भी हो रहे हैं, तो वही उसी कैटेगरी में ही उसको कर दिया कि ट्रक ड्राइवर्स और ट्रांसपोर्ट सिस्टम वाले उनके लिए अलग से निकाल दिया डेली अलाउंस के अलावा एक और बेनिफिट दे दिया। मैक्सिमम मतलब एक बीस है इसकी, हम्म, मैक्सिमम लिमिट एक बीस। एक बीसी हो तो सेवेंटर को चाहे 10 लाख मिल रहे हैं, 70% 7 लाख है, पर एक 20 के ऊपर थोड़ा चला जा रहा है। कई ये सब क्लियर है सर, जब ने सारे अलाउंस कर लिए। अरे नहीं सर, एक और कैटेगरी बची हुई है अदर अलाउंस, बेटे जो नाम मैंने नहीं बोले वो अदर अलाउंस में आ जाएंगे, और जिसके ऊपर आप जो मर्जी नाम ले लो, लंच अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, सिटी कॉम्पनसेटरी, ओवर टाइम अलाउंस, स्पेशल, जो मर्जी नाम बना लो आप, एसी अलाउंस, कॉफी अलाउंस, टी अलाउंस, व्हाटएवर अलाउंस, ठीक है, उसको क्या कर दूंगा मैं पूरा का पूरा फुल्ली टैक्सेबल, क्योंकि जिसके ऊपर एग्जाम्पशन थी वो बात कर ली। अब उसके अलावा जो मर्जी नाम आता है वो क्या हो जाएगा बेटे, पूरा का पूरा टैक्सेबल। आइए हेडिंग डाल दीजिएगा अदर अलाउंसेस, लिख लेंगे दो अलाउंसेस, अदर अलाउंसेस। और इसका टैक्स ट्रीटमेंट क्या लिख दोगे, नीचे लिख दो, इट इज फुली टैक्सेबल, पूरा का पूरा क्या हो जाएगा बच्चे, टैक्सेबल होगा। और उसके नीचे लाइन में लिखना allowances which are not covered above, allowances which are not covered above will be covered in other allowances, will be covered in other allowances। अच्छा सर, और क्या कर लोगे सर अब अदर अलाउंस में करके, मतलब कौन से, पहले बात तो फुली टैक्सेबल कर दूंगा, और दूसरी बात ये अदर अलाउंसेस के नाम लिखे हुए, डियरनेस अलाउंस, कहीं बात हुई एग्जेम्पशन की, बात हुई कुछ नहीं तो अदर में आ गया, सिटी कॉम्पेंसेटरी, मेडिकल अलाउंस, लंच अलाउंस, ओवर टाइम, नॉन प्रैक्टिसिंग, फैमिली अलाउंस, वार्डन अलाउंस, सर्वेंट अलाउंस, ये नाम आप लिख सकते हैं, ये कहीं पे भी नाम यूज करो। सर एक सेकंड बच्चे, हालांकि एट टाइम्स कभी कभी सर्वेंट अलाउंस को हेल्पर अलाउंस कंफ्यूज हो जाता है, पर वो अब मिस्टेक है या क्या है, वो कंफ्यूजन इन द इंडस्ट्री है, बट रियलिटी में अगर मैं बोलूं तो हेल्पर है तो हेल्पर ही होगा, वरना तो ऐसे 10 नाम निकल जाएंगे ऐसे। समझ रहे हो? तो आप ये सारे के सारे नाम अदर अलाउंसेस में लिख सकते हैं, और ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, टैक्स। इसके अलावा और जो मर्जी नाम से बना लो आप। समझ रहे हो? हाँ जी बच्चे बताइए। सर वही हेल्पर सर्वर वाला ही था, सो इफ वी सी द वर्ड सर्वेंट वी शुड नॉट काउंट दैट एज हेल्पर। हम्म, ठीक है। तो ये सर्वेंट अलाउंस जो है, इसलिए ये सारे के सारे अलाउंसेस जो आपकी स्क्रीन पर है ये टैक्सेबल है बच्चे। मतलब हेल्पर है तो हेल्पर वाले ही लेते हैं, सर्वेंट तो हम एम्प्लॉय को हेल्पर नहीं मानेंगे सर्वेंट को। बट ऐसे कभी कभी क्वेश्चन ऐसा दिखेगा वो दूसरे नाम में भी उसको वही ट्रीट कर दो, मतलब कांट हेल्प इट, क्या करें। सर ये मेडिकल वाला पर्सनल में नहीं आना चाहिए था? और नहीं दोस्त, मेडिकल अभी जो मैं पर्सनल की जो लिस्ट पूरी नहीं हुई ना, उसमें मेडिकल नहीं लिखवाने वाला मैं आपको। ओके। मेडिकल अलाउंस से कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलती आपको, आपकी कंपनी आपको मेडिकल अलाउंस देगा, कोई एग्जेम्पशन नहीं। हाँ परक्विजिट होता है कुछ, हॉस्पिटल में खर्चा हुआ तो उसकी बात करेंगे 40-50 मिनट कभी जब टाइम आएगा। बहुत सारी बातें फैसिलिटीज होती है फिर। पर कि तो फाइन है। लिखिए बच्चों, ओके सही टाइम पे हमने कवर कर लिया है, अलाउंसेस बोल तो दिए हैं मैंने सारे। आइए क्वेश्चन हैंडल करेंगे बच्चों, तभी आपको पता लगेगा। पेपर भी आपको बताना हम्म, हाँ हाँ पेपर है, अभी तो 2 बजे हैं। है। ऑलरेडी क्लास 2 बजे है, ऑलरेडी क्लास भेजे ना। ऑडिट क्लास आज है, 4 बजे 4:15 कितने बजे से? 2:30 3 बजे है, 3 बजे 2:30 बजे, 3 बोला है बच्चे,
तो फिर क्या करना है? इतना ही रखते हैं सर आज। होमवर्क दे दूं? सर दे दो सर। होमवर्क करते हो फिर जाके? होमवर्क करते नहीं हो बेटे। यार मुझे आधा घंटा प्रैक्टिस करानी है। सर आपने बोला था क्लास में कराओ। ऑडिट की क्लास है सही में? हाँ 4 15 आपको चेक करके बाद से लिखा हुआ है 7 दिन में करवाइए। 4 15 है ना? अब तो तुम 3 से स्टार्ट टेस्ट हो गए। मार्क्स है। सर आपने बोला था अभी प्रैक्टिस क्लास रखेंगे अराउंड उसके बाद हम करा रहे हैं आधा घंटा मेरे को लगा था मुझे आधा घंटा पढ़ा दो तो फिर प्रैक्टिस हो जाती है। टाइम भी देख लेते हैं 2:40 होने बाद में सर फ्लो टूट चुका है। चलो ठीक है कोई बात नहीं। वैसे आपको बताता हूँ अगर आप कोई भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना तो कर सकते हो पर नेक्स्ट क्लास में आधा घंटा वाले प्रैक्टिस करेंगे फिर मैं रिटायरमेंट बेनिफिट स्टार्ट करूँगा। ठीक है बच्चों? तो इतना रखते हैं जी और मिलेंगे बहुत ही जल्द। आज है थर्सडे। हाँ जी भेज देता हूँ करवाता हूँ प्रिंट हार्ड कॉपी है मैडम जल्द आएगी। एनपीओ है ना थोड़ा लेट हो जाती है। सर वो एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी ऑनलाइन में सपोर्ट करें। सर एक चीज पूछनी थी। हाँ अभी जी बिटवीन द क्लासेस लोगों ने टेस्ट दिया है ना कंसोलिडेशन का। एक सेकेंड क्या कह रहे हो मैडम? सर मेरे को एक चीज पूछनी थी। अभी बिटवीन द क्लासेस लोगों ने कंसोलिडेशन वाला टेस्ट दिया है। हम्म ठीक है बस मैं मतलब मेरे को यही पूछना था। मैंने मैम से बात करी थी अबाउट दैट टेस्ट बस वही था। क्या मतलब कंसोलिडेशन का टेस्ट अभी है अभी? अच्छा तो बीच में अभी लोगों ने क्या किया। नहीं अभी अभी ऑडिट की क्लास से पहले भी टेस्ट है अभी अभी ये बच्चे अभी टेस्ट देंगे। अच्छा ठीक है ठीक है। और सर ऑडिट की क्लास में कोई पूछना था ये कंटिन्यूअस बैच है या फिर ये न्यू वाला बैच है। ये तो एक बार दुष्यंत सर बता पाएंगे है ठीक है सर ना? ओके। सर से एक बार बात करें। ठीक है बच्चों। ठीक 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 ओके ओके जी ओके बाय बाय।